हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका पहला प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम इसमें विरोधोक्ति विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विरोधोक्ति विधि क्या कहलाती है। विरोधोक्ति विधि हम दिए हुए का विपरीत मानते हैं, मतलब जो हमें सवाल में दिया रहता है हम उसका विरोध करते हैं, उसे हम विरोधोक्ति विधि कहते हैं। तो हेडिंग डालते हैं विरोधोक्ति विधि से, और अच्छे से नोट करते जाना। एक नोटबुक कॉपी बना लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और आपको समझ में भी आता जाएगा। तो विरोधोक्ति विधि में जो हमें दिया गया है, जैसे हमें दिया गया है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं और हम लिखेंगे माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमें दिया गया था, तो विरोधोक्ति विधि में हम इसका उल्टा मान लेंगे। ये होता है पहला स्टेप। बताओ यहाँ तक बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अब करणी 5 एक परिमेय संख्या है, तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। तो करणी 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो करणी 5 p/q के बराबर हो जाएगा। बहुत आसानी से समझिए कि जब हम करणी 5 को परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो करणी 5 को हम परिमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो p और q है, इसका परिचय दे देते हैं। तो आप एग्जाम में एक ब्रैकेट बनाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे कि p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, इस तरीके से, और नीचे लिखोगे और q बराबर नहीं है 0। तो ये आप लिखोगे। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो जो p और q हैं, जो परिमेय संख्या में लिखे रहते हैं, वो सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं, तभी वो हम कह सकते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 3/7, ठीक है, या फिर लिखा है मान लीजिए 5/3, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी हैं। ये p/q के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जहां ऊपर वाली जो संख्या होती है, जो बटे के ऊपर लिखी रहती है, इसे अंश कहते हैं, या हम इसे p मान लेते हैं। ऊपर वाली संख्या p है और जो नीचे वाली संख्या है, इसे हम q मानते हैं। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पे भी जो ऊपर वाली संख्या है, इसे हम p मान लेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है, इसे हम q मान लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो p का मान है और जो q का मान है, दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि दोनों का जो HCF है वो 1 आता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के गुणनखंड निकालिए, तो आप 3 के गुणनखंड जो है वो क्या निकालोगे? 3 ही निकालोगे। और जो 7 है, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 का गुणनखंड निकालिए, तो 7 तो अभाज्य संख्या है, तो वो टूटेगी नहीं, तो 7 का गुणनखंड 7 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 5 का गुणनखंड निकालिए, तो आप 5 का गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं कहूं कि 3 का गुणनखंड निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाओगे। यानी कि 5 का गुणनखंड 5 ही आएगा और 3 का गुणनखंड 3 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो p/q के रूप में हम परिमेय संख्या लिखते हैं, वो परिमेय संख्याओं में जो p और q होते हैं, उनका जो गुणनखंड है वो संख्या स्वयं ही होती है और कोई दूसरी संख्या नहीं होती। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो 7 लिखा है, उसका गुणनखंड वो संख्या स्वयं है और कोई दूसरी संख्या नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर हम इनका HCF निकालें, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो 3 और 7 का HCF क्या होगा, जबकि गुणनखंड ये हैं, तो आप कहोगे सर HCF निकालने के लिए तो हमने पढ़ा है कि अगर हमें HCF निकालना है 3 और 7 का, तो ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो। लेकिन यहाँ पे 3 यहाँ है तो नीचे नहीं है, और 7 यहाँ नीचे है तो ऊपर नहीं है, तो इन दोनों में तो गुणनखंड कुछ भी नहीं कॉमन है।
तो हम कहेंगे कि आप इसको 3 गुणित 1 लिख सकते हो ना 3 को, और 7 को 7 गुणित 1 लिख सकते हो। बिल्कुल। तो जहां कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलता है, तो मैंने आपको 17, 29 और शायद 23 था, इस वाले सवाल में सिखाया था कि जब गुणनखंड कोई उभयनिष्ठ ना हो तो एक हम गुणात, यहाँ पे 1 गुणित कर सकते हो, यहाँ भी 1 गुणित कर सकते हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ सकता है। कितना आ सकता है? 1। तो HCF कितना आएगा? 1। मतलब जिन संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, संख्या स्वयं के अलावा एक्स्ट्रा कोई दूसरे, उनका HCF 1 आता है। और ऐसी संख्या जिनका HCF 1 आता है उन्हें सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। मतलब P और Q दोनों के खुद के अलावा कोई दूसरे गुणनखंड नहीं है। P और Q कह रहे हैं कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, P कह रहा है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, Q कह रहा है कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए तो वो परिमेय संख्या है। तो इस बात को याद रखना कि ना P का कोई गुणनखंड है ना Q का कोई गुणनखंड है, क्योंकि दोनों का HCF 1 आएगा। और परिमेय संख्या भी इसी को कहते हैं, जिनमें P और Q क्या होते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक, यानी कि इनका कोई गुणनखंड नहीं होता। अगर सवाल में अगर P का कोई गुणनखंड निकल आया या Q का कोई गुणनखंड निकल आया, इसका मतलब P और Q झूठ बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी पूरा सवाल समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहो। अभी मैंने केवल यही समझाया कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं किसी भी परिमेय संख्या में, और सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का HCF क्या है? 1 है। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ना तो P का खुद के अलावा कोई गुणनखंड है, ना Q का खुद के अलावा कोई गुणनखंड है। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 12, बहुत ध्यान से समझना। तो 12 का खुद के अलावा गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 के देखो इतने सारे गुणनखंड निकल आए कि नहीं? 1, 2, 3 है। लेकिन अगर मैंने कहा चलो 17 के गुणनखंड निकालो, तो आप कहोगे सर 17 का तो 17 ही होता है, तो 17 का स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। अगर मैंने कहा 29 का गुणनखंड निकालो, तो आप कहोगे सर 29 के गुणनखंड क्या निकाल दें? 29 ही रहता है, ये टूटता ही नहीं है, इसको कहीं से भी भाग नहीं दिया जा सकता। 29 अभाज्य संख्या है, तो 29 का संख्या स्वयं 29 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये दोनों क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि दोनों का HCF 1 आने वाला है, क्योंकि इसके गुणित में भी हम 1 लिख सकते हैं, इसके गुणित में भी 1 लिख सकते हैं। तो HCF कितना आएगा? HCF 1 आएगा। तो अब मायने समझ में आई इस ब्रैकेट के? बहुत डीपली अगर समझोगे तो ही ऐसे सवालों को कर सकते हो। रटने में तो सभी बच्चे रट रहे हैं, आप इसको समझो, क्योंकि आपका अगर टीचर आपसे क्लास में पूछता है कि सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है, तो बेटा आप उसको बता सको। तो अभी तक हमने ये जाना कि P और Q, ना P का कोई गुणनखंड है ना Q का कोई गुणनखंड है। चलिए आगे अब नया स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, या ना भी करो, त्रियक गुणा कर दो। Q का करणी 5 में गुणा होगा तो क्या होगा? Q करणी 5 होगा कि नहीं? बताओ। Q का करणी 5 में होगा तो क्या होगा? Q करणी 5, और बराबर लगा है तो बराबर लगा दो, और P लिखा है तो P लिख दो। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि ये करणी को हम हटा सकें। तो हम हेडिंग डालेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये हेडिंग आप डाल दोगे ना? ठीक है, यहां तक बन जाएगा पूरा सवाल। कुछ नहीं करना है, मान लेना है परिमेय संख्या है P बटे Q, फिर त्रियक गुणा कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो इस पे भी वर्ग लगा देते हैं, Q करणी 5 पे भी हम वर्ग लगा देते हैं, और यहाँ पे हम P पे भी क्या लगा देते हैं? वर्ग लगा देते हैं। अब वर्ग का मतलब Q का वर्ग हो जाएगा तो Q वर्ग हो जाएगा, और करणी 5 का वर्ग हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। याद रखना इस चीज को, और P स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। मतलब अगर कोई करणी में संख्या है और उसके ऊपर वर्ग लगा है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं करणी 5 गुणित करणी 5, क्योंकि उस पर वर्ग लगा है ना। तो करणी 5 का करणी 5 में होगा तो 5 बाहर आ जाएगा, करणी 3 का करणी 3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, अगर करणी 7 का करणी 7 में होगा तो 7 बाहर आ जाएगा। ये याद रखो। क्यों आता है बाहर? रीजन समझो। जैसे करणी 5 गुणित करणी 5 लिखा है, तो हम सब दोनों में करणी है तो इकट्ठी करणी लगा के 5 गुणित 5 अंदर लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? अब इन दोनों की जोड़ी बनेगी तो 5 बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो जब हमने 8वीं क्लास में पढ़ा है कि दो संख्याओं की जोड़ी बना बना के हम बाहर निकालते हैं करणी से, तो 2 संख्या 2 5 मिल गए तो 1 5 बाहर आ गया। बोलो समझ पाए हो कि नहीं? तो इसलिए करणी 5 का वर्ग हुआ तो 5 बाहर आ गया। एक एक चीज अच्छे से समझते चलो। अब हम संख्या को आगे लिख सकते हैं, तो हमने 5 आगे लिख दिया और Q वर्ग को हमने पीछे लिख दिया, तो Q वर्ग और बराबर क्या हो गया? P स्क्वायर। गुणा तो माना ही जाता है इन दोनों के बीच में। इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो। P वर्ग के सामने क्या मिल रहा है? 5,
बहुत ध्यान से समझना है। p वर्ग के सामने क्या मिल रहा है 5, इसका मतलब है कि p वर्ग का एक गुणनखंड क्या है 5 है। कैसे कह सकते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 के गुणनखंड निकालो, तो 12 के गुणनखंड के सामने अगर 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा है, तो 12 के सामने अगर 2 लिखा है तो हम कहते हैं कि 12 का एक गुणनखंड क्या होगा 2 होगा। इसी तरीके से p वर्ग के सामने क्या लिखा है 5, तो p वर्ग का एक गुणनखंड क्या है भाई साहब 5 है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि p वर्ग का एक गुणनखंड क्या है 5 है। और जब p वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तो गणित कहती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग, अगर किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड अगर कोई चीज है तो वो उस संख्या का भी गुणनखंड होगी। मतलब यदि p वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तो वह p का भी एक गुणनखंड होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा तो p का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे p पकड़ा गया। बहुत ध्यान से समझो स्टोरी को। यहाँ पे p पकड़ा गया क्योंकि p अभी क्या बोल रहा था कि मैं तो सहभाज्य पूर्णांक हूं, मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे p का एक गुणनखंड 5 निकल के सामने आ गया। इसका मतलब है कि p परिमेय संख्या वाला नहीं है। अब अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि q का भी एक गुणनखंड कुछ ना कुछ होगा, तो ना p सच्चा है ना q सच्चा है, क्योंकि p और q अगर परिमेय संख्या तभी हैं जब ये सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब इनका HCF 1 हो, इनका कोई गुणनखंड ना हो। लेकिन अगर p का कोई गुणनखंड सवाल में पाया जा रहा है और q का कोई गुणनखंड सवाल में पाया जा रहा है, इसका मतलब p बटे q दोनों ही परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p और q दोनों के गुणनखंड है। तो यहां पे हमें पकड़ में आ गया p। तो हमने लिखा कि p वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तो p का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज लिखी कि जब किसी संख्या का कोई गुणनखंड अगर है, जैसे 5 है, तो इस चीज को समझो। जैसे 12 के गुणनखंड क्या बताता हूं मैं 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अगर 12 का एक गुणनखंड 2 है तो क्या उसके अलावा भी और भी गुणनखंड हो सकते हैं? तो बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम m मान लेते हैं। तो हम अगर p का एक गुणनखंड 5 है तो हम p के बराबर ऐसा लिख सकते हैं 5m, कि एक गुणनखंड तो 5 होगा, इसके अलावा जो बाकी की संख्याएं हैं उनको हमने m मान लिया। जैसे 12 का एक गुणनखंड 2 होगा, लेकिन जो बाकी की संख्याएं उनको हमने क्या मान लिया m मान लिया। तो ऐसा कब होता है? जब किसी संख्या का कोई गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे है p का एक गुणनखंड क्या है 5 है, तो हमने लिखा कि p का एक गुणनखंड 5 है, तो 5 तो p के बराबर 5 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके गुणा में और जो रेस्ट संख्या, जो बची हुई संख्याएं होंगी उनको हम m मान लेते हैं, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। तो हमने क्या माना m। अब जो ऊपर p वर्ग है यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 बना देंगे और जो p का मान है 5m हम यहाँ पे रख देंगे, तो q की पोल भी खुल जाएगी कि q का भी कोई ऐसा गुणनखंड होगा। यहाँ पे केवल अभी तक हमें ये पता चला है कि p का कोई गुणनखंड है, मतलब p यहाँ पे झूठ बोल रहा था कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है। अगर q की भी पोल खुलती है कि उसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब सवाल आप पे बनने लगेगा। देखो कैसे। आपको यहाँ पे लिखना है कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब p का मान आप यहाँ रखोगे तो क्या आएगा 5q वर्ग बराबर जो p है इसकी जगह पे आप 5m रख दोगे, और वर्ग लगा है तो आप वर्ग लगा दोगे। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है 5q वर्ग ज्यों का त्यों, और यहाँ 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा, और m वर्ग ज्यों का त्यों, तो 25 पचम 25 m वर्ग। अब यहाँ से आपको क्या करना है 5 से बराबर लगा है ना, तो इस तरफ से ये वाली संख्या कट जाएगी, तो 5 एकम 5 और पचम 25, तो q वर्ग बराबर आपको मिलेगा 5m वर्ग। देखो यहाँ पे q वर्ग के सामने क्या लिखा है 5, इसका मतलब q वर्ग का एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे q ने भी अपना बता दिया कि मेरा भी ये गुणनखंड है, जबकि यहाँ पे दोनों क्या कह रहे थे कि मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, तभी तो वो सहभाज्य पूर्णांक थे। तो यहाँ पे एक विरोधाभास अपने आप में उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लिखेंगे कि q वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तो q का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, क्योंकि जब किसी संख्या का वो गुणनखंड है, किसी संख्या के वर्ग का अगर वो गुणनखंड है तो वो संख्या का भी होगा। ये गणित कहती है। मतलब यहाँ पे p का भी एक गुणनखंड निकल के आया है, इसे हम अगर फर्स्ट कथन मान लें, और ये इस वाले कथन से पता चल रहा है कि q का भी एक गुणनखंड है 5, इसे हम सेकंड कथन मान लें। तो इस हिसाब से तो p और q दोनों के गुणनखंड है, मतलब p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि कथन 1 व 2 से
स्पष्ट है कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। तो जैसा कि सवाल में दिया गया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध हो गया ना कि हाँ ये अपरिमेय ही है, क्योंकि इसके बराबर में ये ही नहीं है जब परिमेय, तो ये अपरिमेय है, तो ये भी क्या होगी, बराबर में है ना, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः करणी 5 भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख सकते हो सिद्ध। तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत निकली है। यहाँ पे जो हमने माना था ना कि ये परिमेय संख्या है, ये कल्पना गलत निकली है, क्योंकि P और Q दोनों के गुणनखंड निकल आए, तो इससे ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे। और जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे तो ये परिमेय नहीं रहे, और जब ये परिमेय नहीं रहे तो इसके बराबर में जो संख्या लिखी वो परिमेय नहीं रही, इसका मतलब वो अपरिमेय हो गई है। और यही तो सिद्ध करना था। सवाल का लॉजिक बहुत सरल है, बस थोड़ा सा विस्तृत है। अगर आप उदाहरण 5 को समझ लोगे तो ये सवाल आराम से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा बन गया है सवाल, मुझे पता है, लगभग 22-23 मिनट का होने वाला है, लेकिन इस सवाल में जो नॉलेज मैंने आपको दिया है वो सवाल केवल इस अकेला सवाल नहीं है। ये ऐसे एक आपको ढेर सारे सवाल आ सकते हैं। करनी 7 पे दे दिया, मान लो करनी 11 पे दे दिया, तो आप सभी सवाल आराम से कर सकते हो। ये एक सवाल का ढांचा है, पैटर्न है। क्लियर है हुआ कि नहीं? अब आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, या फिर यहाँ से, और फिर इसके बाद यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।